मैं इस इलाके में बहुत अरसे बाद आई थी। ये मेरा आबाई गांव था और यहाँ मेरे चाचू रहते थे। सब लोग मुझे देखकर हैरान थे। वो जाती मेरा बदला हुआ रूप, पर यहाँ भी कुछ ऐसा था जिसको देखकर मैं भी हैरान थी, और वो कोई आम बात नहीं थी। मैंने इन सब औरतों को एक कमरे में बैठने को कहा और बारी बारी अपने पास बुलाया। जैसे जैसे मैं उनको देखती गई, वैसे वैसे हैरान ही होती गई। फिर जब मुझे इस कमरे से निकाला गया तो मैं बेहोश हो चुकी थी। गांव वाले भी हैरान थे और घर वाले भी। जब मुझे होश आया तो सब मुझसे एक ही सवाल का जवाब जानना चाहते थे, और मेरे पास जवाब था भी। पर जैसे ही मैं अपनी जबान खोलती, 55 घर बर्बाद हो जाते, क्योंकि वो राज ये था कि मेरा नाम अज़मी है। सब मुझे मोटी अज़मी कहते थे। हम लोग खानेवाल में रहते थे। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी, पर मैं 28 साल की लगती थी। वजह था मेरा भारी भरकम वजूद। मुझे खाने पीने का बहुत शौक था और मैं इकलौती बेटी थी। मेरे बाबा भी खाने पीने के बहुत शौकीन थे। हम बाप बेटी मिलकर खाना बनाते और खाते। मेरी अम्मी हम दोनों को रोकती। बाबा को भी हाई शुगर का मसला था और इनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था। फिर ना वो खाने से हाथ रोक सकते थे, ना मैं अम्मी कहती थी, इतनी प्यारी बेटी है, तुम इसको रोकते नहीं, ये मोटी हो रही है, बदसूरत हो रही है। बाबा कहते थे कि ये तो पहले ही कबूल हो चुकी है, इसको क्या फिक्र, इसे जीने दो, खाने पीने से नहीं रोका करो। दरअसल हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे बाबा सबसे बड़े थे और 2 छोटे चाचू थे। दरमियान वाले चाचू ने अपने बेटे अली के लिए मेरा रिश्ता मांगा हुआ था, और हमारे खानदान में रिश्ते खानदान के अंदर ही होते थे। अली बहुत खूबसूरत था और वक्त के साथ और भी खूबसूरत होता जा रहा था। वो पढ़ाई में भी तेज था और मैं भी कम नहीं थी। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। मेरे बाबा मुझे आराम से डॉक्टर बना भी सकते थे। उनके पास से ज्यादा दौलत थी। मेरी चाची एक बहुत ही ज्यादा लालची औरत थी। यही वजह थी कि उन्होंने मेरा रिश्ता मांगा था, लेकिन अब वो भी मुझे खाने पीने से रोकती थी। अली भी मुझसे दूर दूर रहता था और मुझे बातों बातों में कहता था, तुमने अपना क्या हाल कर लिया है। मेरी माँ इस दुनिया से चली गई और मैं इनके बगैर बिल्कुल अकेली हो गई। अब तो मेरा वजन 150 किलो तक पहुंच गया था। मुझे सिर्फ खाना खाकर ही सुकून मिलता था। मेरे बाबा भी बीमार रहते थे। जब मैं 17 साल की हुई तो मेरे बाबा ने सबको कहा कि इसका मेडिकल कॉलेज में दाखिला करवा दिया है। आप लोगों की भी यही मर्जी हो तो निकाह की रस्म कर लेते हैं कि जैसे ही दोनों बच्चों की पढ़ाई हो तो रुखसती करवा लेंगे। पर अली ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। इसकी शक्ल देखी, ये मेरी बीवी कम मेरी माँ भी नहीं बल्कि मेरी दादी लगती है। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया। मेरे बाबा को भी बहुत गुस्सा आया। चाचू ने रिश्ता तोड़ दिया और कहा कि हम ये शादी नहीं कर सकते। मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए मुझे शहर जाना था। बाबा ने कहा कि मैं अकेली नहीं जा सकती, इसलिए वो भी मेरे साथ चले गए। मैं अली को बहुत पसंद करती थी, इसलिए मुझे ये सब बहुत बुरा लगा। मैंने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया और डॉक्टर बन गई, लेकिन बाबा इस दुनिया से चले गए। मैंने अपना वजन थोड़ा बहुत कम किया था, लेकिन इतना कम नहीं कर पाई थी। फिर मुझे एक डॉक्टर मिली जिसने मुझे बताया कि एक छोटे से ऑपरेशन से मेरा वजन कम हो सकता है। इसने मुझे एक जदीद चीज के बारे में बताया जो आजकल बाहर के मुल्क में इस्तेमाल हो रही थी। मैं भी इसको आसानी इस्तेमाल कर सकती थी। इसमें थोड़ा बहुत खतरा था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। यह हमारी सीनियर डॉक्टर थी जिनके साथ मैंने अपनी डॉक्टरी की ट्रेनिंग ली थी। मैंने इनको कहा कि आप मेरे साथ ये मामला कर दें, और उन्होंने मेरा इलाज कर दिया। वक्त के साथ मेरा वजन तेजी से कम होने लगा। मेरे बाबा हमेशा से कहते थे कि तुम डॉक्टर बन के वापस गाँव चली जाना, ताकि सबको पता चले कि हामिद की बेटी डॉक्टर बन गई है। मैंने पापा से वादा किया था कि मैं वापस चली जाऊंगी, लेकिन मेरा जाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वो अब ना वहाँ मेरी माँ भी ना मेरा बाप। इसी तरह 1 साल गुजर गया। मैंने अपने चाचू को फोन किया तो उन्होंने कहा कि बेटा वापस आ जाओ, वहाँ पे अकेली क्या करोगी। वो बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे थे, अपने जैसे भी होते तो अपने ही हैं। मेरा भी वापस जाने का दिल करने लगा और मैंने कहा कि मैं सोचकर बताऊंगी। अभी भी मेरे दिल में पुरानी यादें थी,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक किया। मैंने अपना जो हाल कर लिया था, मेरे साथ कोई भी शादी ना करता, और अली तो फिर भी एक खूबसूरत इंसान था। चाचू शायद फोन बंद करना भूल गए थे। पीछे मेरी चाची की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि इस 150 किलो की बोरी को क्यों बुला रहे हैं, इसका खाना पीना कौन पूरा करेगा। चाचू का कहना था कि ऐसे नहीं कहते हैं, वो हमारे खानदान की बेटी है, वहाँ पे अकेली रहेगी, कल कलां को कुछ हो गया तो फिर बदनामी किसकी होगी। मुझे इनकी बात पर बहुत अफसोस हुआ, लेकिन मैंने वापस जाने का इरादा कर लिया था। मैं वापस आई तो मुझे चाचू ने कहा था कि तुमको स्टेशन से ले लेंगे, लेकिन मैंने कहा कि मैं खुद ही घर आ जाऊंगी। वापस आकर पुरानी यादों ने मुझे घेर लिया। काफी अजीब लग रहा था, पर बाबा से वादा किया था कि सारी जिंदगी अकेली नहीं रहूंगी, अपनों में चली जाऊंगी, इसलिए वापस आ गई। लेकिन अभी भी अफसोस हो रहा था। जब घर में दाखिल हुई तो सामने मेरी दोनों चाचू भी बैठी थी और मेरी कजिन भी। उन्होंने कहा कि हाँ जी, किससे मिलना है। वो मुझे देखकर ऐसे ही मतवज्जा हुई जैसे घर में कोई नहीं अचानक आ जाता है। मैंने कहा कि चाची, ये मैं हूँ, अज़मी। मैंने कहा। उन्होंने कहा कि कौन हो। वो हैरान थी। मैंने कहा कि मैं अज़मी हूँ, आज मैंने आना था, आपको बताया तो था। वो तो मुझे देख के हैरान रह गई कि तुम हो, क्योंकि अब मैं 150 किलो की नहीं बल्कि सिर्फ 60 किलो की थी। इस इलाज से मुझ पे बहुत असर हुआ था, इतना कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। मुझे इस उम्र में होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि तुम तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। असर होने में 1 साल लगा था, लेकिन नतीजा सबके सामने था। वो लोग तो यकीन ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि मेरे नक्श भी तो बदल गए थे। लेकिन फिर सबने मेरा खुशी खुशी इस्तकबाल किया और मुझे मेरा कमरा भी दिखा दिया। वापस आकर अच्छा लग रहा था, लेकिन कदम कदम पर अम्मी अब्बू की याद भी आ रही थी। मैं यहीं पर रहने लगी और मैंने चाचू से कहा कि मैं हॉस्पिटल में नौकरी करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी, वैसे भी हॉस्पिटल में कोई अच्छी डॉक्टर नहीं है। वो लोग मुझे देख के हैरान थे कि लड़की तो बिल्कुल बदल गई और डॉक्टर बनकर आई है। इस खानदान की पहली लड़की है जो डॉक्टर बनी है। मुझे भी ये एहसास अच्छा लग रहा था, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ से भी जलील करके निकाला था। अली ने अभी तक मुझे नहीं देखा था। सुबह सुबह मैं घर से निकली तो मेरा इससे सामना हो गया। वो भी मुझे देख के हैरान रह गया था। मैंने बस इसको सलाम किया, इसने हालचाल पूछा और मैं वहां से चली गई। वो मुझे बहुत गौर से देख रहा था, जैसे उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था। हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपको काम के लिए रख लेंगे, लेकिन उसका थोड़ा बहुत प्रोसीजर है जिस पर अमल करना होगा। मैंने कहा कि ठीक है, पर मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। जब मेरे बाबा जिंदा थे तो हमारा अलग से पोर्शन था। मैंने कहा कि मैं वहीं पर रहूंगी। सुबह सुबह मैंने देखा कि मेरी चची की नौकरानी रो रही थी और चची से कोई बात कर रही थी। मैं भी पास जाकर बैठ गई। इसने कहा कि मेरे यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन मुझे एक जगह के बारे में पता चला है और अब वहाँ पे जरूर जाऊंगी। जब इसने इस जगह के बारे में बताया तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी चची ने कहा कि तुम शहर से आए हो और डॉक्टर हो, ऐसी बातों पर यकीन नहीं करती होगी, लेकिन ऐसा होता है और यहाँ पे हुआ भी है। इसने इनको कहा कि तुम जरूर जाओ, लेकिन जो बात वो कर रही थी काफी अजीब थी। इस नौकरानी का नाम सलमा था और ये देखने में बिल्कुल नौकरानी नहीं लगती थी। मैं काफी हैरान हो गई थी और मेरे दिल में तजस्सुस बढ़ गया था। इसलिए मैंने सोचा कि इससे पूछूंगी कि ये क्या करना चाहती है और जो ये कह रही थी क्या वाकई ऐसा होता है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मेडिकल साइंस तो बहुत पीछे ही रह गई थी। इसने कहा था कि वो कल ही जाएगी और मैं इससे पूछना चाहती थी कि वो गई या नहीं, लेकिन जब मैंने इससे बात करने की कोशिश की तो वो थोड़ी हैरान हो रही थी कि मैं इससे ये बात क्यों कर रही हूँ और वो मुझे इस तरह की बात क्यों बताई। फिर मैंने इससे कहा कि देखो, मैं भी किसी की मदद करना चाहती हूँ, किसी को जानती हूँ जिसके साथ यही वाला मसला है। तब कहीं जाके इसने मुझे कहा कि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जिनके साथ ये मसला होता है उनके लिए मेरा बड़ा दिल दुखता है। ये माशरा उनको जिंदा नहीं रहने देता, उनको छोड़ता नहीं है। दरअसल मसला इसका ये था कि वो अभी तक माँ नहीं बनी थी और जल्द अज जल्द माँ बनना चाहती थी।
मैंने इससे पूछा कि इसकी शादी को कितना अरसा हुआ, तो इसने कहा कि अभी तो 1 साल भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि तुमको इतनी जल्दी क्या है, आजकल तो लोगों को एक बच्चा पैदा हो जाता था, लेकिन इसके बाद कोई ना कोई मसला बन जाता था और वो 3-4 साल तक भी दोबारा से बच्चा पैदा नहीं कर पाते रहे, क्योंकि 1-1.5 साल तक तो इस तरह का मसला बन जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसने कहा कि आप नहीं समझती, हम गरीब लोग हैं और मेरे शौहर को अपने खानदान की तरफ से हिस्सा मिलने वाला है, लेकिन वो हिस्सा इसको नहीं बल्कि इसकी औलाद को मिलेगा। अगर मैंने 1 साल के अंदर औलाद पैदा नहीं की तो वो हिस्सा भी हमें नहीं मिलेगा। मैं सारी जिंदगी लोगों के घर के काम करती रह जाऊंगी और वो बेचारा मजदूरी करता रह जाएगा। अगर हमें हिस्सा मिल गया तो हम कोई छोटा मोटा कारोबार कर लेंगे। इस बच्चे के साथ ना सिर्फ मेरा मुस्तकबिल, माशरे में इज्जत, बल्कि हम लोगों की रोजी रोटी भी तो जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोग परेशान हैं। मैंने इसकी तफसील पूछी कि तुम कहाँ गई थी। इसने कहा कि यहाँ एक जगह है, बाजार के अंदर एक गली है जिसको तंग गली कहते हैं, कुछ लोग इसे छोटी गली भी कहते हैं। वहाँ पर एक वक्त में एक इंसान गुजर सकता है, अगर दूसरी तरफ से दूसरा इंसान आ रहा हो तो इसको वापस जाना पड़ता है, क्योंकि वो वहाँ से गुजर नहीं सकता। इस गली के अंदर एक दरवाजा है, जहाँ पर पहले तो ये मशहूर था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है और कोई भी वहाँ नहीं जाता था, लेकिन फिर पता चला कि इस घर में कोई ना कोई इस घर में होता है। कुछ लोग तो डरते थे कि शायद वहाँ पर आसेब का साया है। अभी भी कुछ लोग कहते हैं कि जो वहाँ पर रहता है वो इंसान नहीं है, क्योंकि वो काम ही ऐसा करता है। मैंने कहा कि क्या काम करता है। इसने कहा कि इस गली के अंदर जो घर है वहाँ से जो भी औरत आटा लेकर जाती है वो हामिला हो जाती है और इसने इसी आटे से रोटी पकाकर खानी होती है, फिर वो हामिला हो जाती है और इसी की औलाद हो जाती है। चाहे वो जितने भी सालों से बे औलाद हो, इस पर अल्लाह का करम हो जाता है। शायद वो आटे के अंदर कोई चीज मिलाता है, इस आटे को कोई दुआ है। मैंने कहा कि आटे को दुआ है से क्या मतलब है। उसने कहा कि कुछ चीजों को पीरों फकीरों की दुआ होती है, जब इसको इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके दिल की मुराद मिल जाती है। ये सारी बातें ही जाहिलाना थी, लेकिन इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि शायद इसकी परवरिश ही ऐसी की गई थी और इसके आसपास के लोग भी इन चीजों पर भरोसा और यकीन करते थे। इसने कहा कि मैं वहां से आटा लेकर आई हूँ और अभी मुझे कुछ दिन तक वही आटा खाना है, इसके बाद मैं भी हामिला हो जाऊंगी, क्योंकि जो भी औरत वहां पर गई है इसको उम्मीद मिली है, नुकसान नहीं हुआ है। मैं इस बात पर हैरान थी कि ऐसा भी क्या था इस आटे के बारे में। मैंने इससे पूछा कि क्या तुमने वो आटा खाया है, तो इसने कहा कि 1 दफा खाया है मैंने, आज मैंने दोबारा जाना है। वो एक वक्त में इतना ही आटा देते हैं जिसको गोंद कर 2 रोटियां ही बनाई जा सकती हैं। मैंने कहा कि क्या तुम्हें इस आटे में कुछ अजीब सा लगता है, क्या इसके अंदर कोई चीज मिलाई गई है। तो इसने कहा कि अजीब सा तो कुछ भी नहीं लगता, नॉर्मल आटा ही लगता है, खाने में कोई फर्क महसूस होता है और ना ही पकाने में। मैंने कहा कि क्या तुम मुझे वो आटा लाकर दे सकती है। इसने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको आटा लाके नहीं दे सकती हूँ, वैसे भी वो मेरे हिस्से का है, सबको वो ये काम नहीं करने देते हैं। आपको पता है कितनी औरतों का वक्त ही नहीं आता है और कितनी औरतों को साफ इनकार कर देते हैं। मुझे उन्होंने बड़ी मुश्किल से हाँ बोला है और मैं कोई भी उल्टी सीधी हरकतें करके अपना काम खराब नहीं करना चाहती हूँ। और आप सिर्फ ये जानना चाहती हैं ना कि ऐसा हो सकता है या नहीं, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं आपके लिए कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी। आपने मुझसे पूछा तो मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा मुझसे कोई उम्मीद ना रखिएगा। मैं हैरान रह गई कि इस औरत के दिमाग को किस तरह से तैयार किया गया है कि ये इस बात को ना सिर्फ मानती है बल्कि इसके लिए हर तरह का जवाब देने को भी तैयार है और दूसरे से लड़ने झगड़ने को भी तैयार है। मैंने कहा कि ठीक है, कितने दिन बाद हमल से हो जाओगी तुम तो। इसने कहा कि ज्यादा दिन नहीं लगेंगे। मैंने कहा कि जब हो जाऊंगी तो मुझे जरूर बताना, मुझे देखना था कि ऐसा होता भी है या नहीं। वो 7-8 महीने से माँ नहीं बन पाई थी, जबकि वो कोशिश कर रही थी, तो अगर 7-8 महीने से ऐसा नहीं हुआ था तो अचानक से भी कैसे हो सकता था। इसलिए मैं भी इंतजार करने लगी।
अब मैंने इससे दोबारा सवाल करने की कोशिश की तो इसने इनकार कर दिया। इसने कहा कि आप मुझसे कोई सवाल ना करें। मैंने इससे कहा कि तुम मुझे इतना बता दो कि तुमको फायदा हुआ या नहीं। इसने कहा कि मैं आपको ये भी नहीं बताऊंगी। मैं हैरान थी कि ये बताने में भला क्या मसला था। मैंने इस औरत के साथ क्या बुरा कर देना था। ये बात मेरी चाची तक भी पहुंच गई। नौकरानी ने मेरी चाची को कहा कि आपकी भतीजी मुझसे उल्टे सवाल करती है। चाची ने कहा कि बेटा तुम क्या चाहती हो। मैंने इनको कहा कि ये जो कुछ भी कह रही है वो मुमकिन नहीं, मैं पता लगाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कि इस तरह की बातों को छोड़ तो देखो, तुम्हारा इन सारी चीजों से क्या काम है, तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है। वो कुछ और ही समझने लगी थी। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस इस बात की तह तक पहुंचना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो ये कह रही है ऐसा नहीं हो सकता है। मेरी चची ने मुझे कहा कि वो तो तुम्हें ये बात बताएगी नहीं, लेकिन मैं तुम्हें ये बात बताती हूँ, वो सच सच माँ बनने वाली है। अब तुम इसको ये बात नहीं बताना, लेकिन वो वाकई माँ बनने वाली है और इसमें कोई शक नहीं। इसने मुझे खुद बताया है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा 50 से बेचैन औरतों के साथ यही सब कुछ हुआ है कि वो इस छोटी गली से औरतें आटा लेती रही हैं। वो उम्मीद से हो गई हैं और इसमें से ज्यादातर औरतें गाँव की हैं और अंदरून शहर की भी हैं। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मेरी चाची ने कहा कि तुम भी यही हो और वो औरत भी यही पर है, खुद ही देख लेना। दिन इसी तरह गुजरने लगे और ये देखकर मैं वाकई हैरान होने लगी कि इस औरत का पेट बढ़ रहा था और इसी तरह पड़ रहा था कि जैसे किसी हामिला औरत का पेट बढ़ता है। अब तो देख के कोई भी ये कह सकता था कि वो माँ बनने वाली है और मैं भी यही कहने पर मजबूर थी। लेकिन मैं हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। काश वो ये बात मुझे बता सकती, लेकिन इसने मुझे ये बात नहीं बताई। दिन गुजरने लगे, इसके दिन करीब आने लगे। शायद इसका 7वां महीना चल रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान लग रही थी और बहुत ज्यादा कमजोर भी। इसके बाद इसने अचानक से काम ही छोड़ दिया। वजह इसने ये बताई कि मेरा बच्चा होने वाला है, इसलिए मैं काम छोड़ रही हूँ। इन दिनों मेरी नाइट ड्यूटी लग गई थी और मैं हॉस्पिटल में ही काम करती थी। मेरी ड्यूटी गायनी वार्ड में लगी थी। जब एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं हैरान रह रही, क्योंकि आधी रात का वक्त था और मेरी नाइट ड्यूटी थी। एक नर्स ने अचानक से बताया कि किसी औरत को लेकर आए हैं, इसकी हालत बहुत खराब है। मैंने कहा कि ठीक है, मैं केस लेने को तैयार हूँ। सब कह रहे थे ये औरत मर जाएगी और आपके ऊपर धब्बा लग जाएगा, क्योंकि जब किसी डॉक्टर के हाथों में कोई औरत मर जाती है तो फिर लोग इसके पास ज्यादा नहीं जाते। मैंने कहा कि मैं इसे बचाने की पूरी कोशिश करूंगी और अगर इसकी मौत लिखी है तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ। पर हॉस्पिटलों का कहना था कि आप बहुत अच्छे हैं, आपका दिल बड़ा साफ है, आप इस तरह नहीं करें, वो लोग इसे कहीं और ले जाएंगे। लेकिन ये मुझे पता चला कि वो पहले ही 3-4 जगह से ठुकराए जा चुके हैं। तो फिर मैंने कहा कि मैं यहाँ पर अपनी इलाज का ख्याल करूँ या किसी की जान बचाने के बारे में सोचूं। जो होना है हो जाएगा। लेकिन मैंने डॉक्टर की लाइन इसलिए नहीं ली थी कि मैं इस तरह के फैसले करूं, अपना इमेज बचाने के लिए मरीज को एक तरफ रख दूं। मैंने कहा कि ये केस लेने को तैयार हूं, कोई भी मसला नहीं है। मैंने कहा कि ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। मैंने इस औरत को देखा तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि सलमा ही थी। शायद इसका वक्त आ गया था, लेकिन वो बहुत ज्यादा परेशान थी। इसने मुझे देखा तो जैसे इसे तसल्ली सी हो गई, इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैंने कहा कि तुम्हें भी बचा लूंगी और तुम्हारे बच्चे को भी, तुम फिक्र नहीं करो। इसने कहा कि नहीं, मेरे बच्चे को नहीं, बस मुझे बचा लो। ये सुन के ही मैं हैरान थी कि ये पहली औरत है जो ये कह रही थी कि मेरे बच्चे को बचाओ, जबकि इस तरह के मामले में माँ हमेशा यही कहती है कि मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी जान चली जाए। लेकिन ये भी एक इंसान थी और जो भी सोच रही थी ये बात की बात थी। मैंने कहा कि तुम्हारा ऑपरेशन करेंगे और सब ठीक हो जाएगा। इस तरह के ऑपरेशन तो मैं दिन में 2-4 कर लिया करती थी। औरतें इस तरह की बातों से बहुत ज्यादा डरी होती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाता है। मुझे पता था कि क्या करना है और मुझे ये भी पता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इस तरह के केस मैं रोज देखती थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि मुझे कुछ ऐसा महसूस होने लगा था जो कि मामूल के मुताबिक नहीं था। मैं थोड़ी परेशान सी हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे साथ जो डॉक्टर थी वो भी हैरान हुई, और जब हमने इस औरत का अल्ट्रासाउंड किया तो हमारे कदमों तले से जमीन निकल गई। इसको देख के कोई आम इंसान तो क्या, कोई डॉक्टर भी यही कहता है कि शायद वो 9 महीने की हामिला औरत है, लेकिन इसके पेट में कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन इसके पेट में कोई ऐसी चीज जरूर थी जिसकी वजह से वो हामिला दिखाई दे रही थी, और इसकी वजह से इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हमने इसका ऑपरेशन किया और इसकी जान बचा ली, लेकिन वहाँ कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। इसका शौहर भी उसे छोड़कर जा चुका था, क्योंकि उसने हरकतें ही इस तरह की थी। उसकी तबीयत तो ठीक थी, ये बात हॉस्पिटल से बाहर ना निकले, इसकी हमने पूरी कोशिश की, और मैं अपने घर आ गई। मैंने चाची को बताया, उन्होंने कहा कि क्या बेटा पैदा हुआ है इसके घर या बेटी? तो मैंने इनको ऐसी बात बताई कि इनके कदमों तले से जमीन निकल गई। इस औरत के पेट में कोई भी बच्चा नहीं था, बल्कि हवा का एक गुब्बारा था जिसको इसका बच्चेदानी में रखा गया था। मेरा वजन अचानक से कम नहीं हुआ था, मैं बहुत ज्यादा मोटी हो गई थी और मेरा वजन कम नहीं हो रहा था।